मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है बैक बॉन्डिंग। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। इस कॉन्सेप्ट को सीखने से बहुत सारे राज खुलेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आप गलत आंसर देकर आते हो और खुश रहते हो, वो आप सही सीख पाओगे और एग्जाम में सही आंसर दे पाओगे। बैक बॉन्डिंग कोवैलेंट कंपाउंड्स या कोवैलेंट स्पीशीज में पाया जाता है। तो देखते हैं बैक बॉन्डिंग में पहला केस क्या हो सकता है। तो पहला केस मैं लेता हूं बैक बॉन्डिंग में BF3। बोरन ट्राइफ्लोराइड में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ये ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे है और फिर इसको सीखने से हम लोग बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट कैसे सीख पाएंगे, जरा इसे हम देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिख के, बोरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 5 होने के चलते 1s2 2s2 एंड 2p1 होगा। इसका निश्चित रूप से ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का ये होगा। ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का ये होगा और एक्साइटेड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन इसका 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में आएगा और इस तरह से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए और ये तीनों ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेता है मिक्स टुगेदर होके। एक वैकेंट p ऑर्बिटल अभी भी इसमें मौजूद है। वैकेंट p ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन बोरन। अब हम देखिए फ्लोरीन की इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 1s2 2s2 2p5। इसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ये है। इसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ये है और इसमें निश्चित रूप से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है। अब 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोरन के 3 फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके ये बॉन्ड बनाया और ये बन गया ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। इसके पास 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसमें से एक 2s में और 2 2p में मौजूद है। अब ये हम कंसीडर करते हैं 2p का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों फ्लोरीन पर मौजूद है, तीनों फ्लोरीन पर मौजूद है। ये हमारा निश्चित रूप से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो p में मौजूद है, तीनों फ्लोरीन में मौजूद है। अब मैं अगर बात करूं सिर्फ और सिर्फ इस बोरन ट्राइफ्लोराइड के नॉर्मल केस का, तो निश्चित रूप से यहां पर -i इफेक्ट एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन बोरन। तो बोरन पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, बोरन पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था और निश्चित रूप से 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था
और निश्चित रूप से फ्लोरीन अगर अपनी तरफ से 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। तो ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इट विल एक्ट एज लुईस एसिड। इट विल एक्ट एज लुईस एसिड। अब सवाल ये पैदा होता है कि बोरन ट्राइफ्लोराइड में लुईस एसिड का, बोरन ट्राइफ्लोराइड में लुईस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा? तो अगर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर शुड बी होना क्या चाहिए भाई? तो सबसे ज्यादा एसिडिक BF3, उससे कम BCl3, उससे कम BCl3, उससे कम BBr3 और सबसे कम Bi3 एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और I सबसे कम। बट दिस ऑर्डर इज इनकरेक्ट प्रैक्टिकली। तो अब सही ऑर्डर क्या है? तो सही ऑर्डर है बच्चे, सबसे कम BF3, सबसे कम BF3, उससे ज्यादा BCl3, उससे ज्यादा BBr3 और सबसे ज्यादा Bi3 एसिडिक इन नेचर होगा। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब सवाल ये है कि ये एक्सप्लेन कैसे होगा? तो ये होगा बैक बॉन्डिंग से एक्सप्लेन होगा। देखो, आप ये सोचो कि ये p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो फील्ड है ये वैकेंट p ऑर्बिटल को डोनेट करेगा, देगा। आप देखो इस तरफ से ऐसे देगा, ये टेंडेंसी यहां से भी सिमिलर होगा और ये टेंडेंसी यहां से भी सिमिलर होगा। तीनों तरफ से बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी होगी और फाइनली बोरन ट्राइफ्लोराइड जो है बैक बॉन्डिंग बना के बोरन स्लाइटली इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के आने से ये देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा और ये जो बॉन्ड बनेगा ये पाई और यहाँ पर ये वैकेंट p ऑर्बिटल जो है ये लेने के लिए मौजूद है, इसीलिए ये पॉसिबल हुआ, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होता। ये वैकेंट p ऑर्बिटल है और ये फील्ड p ऑर्बिटल है, फील्ड p ऑर्बिटल है। जी हाँ, ये तीनों तरफ से ये टेंडेंसी होने के चलते यहाँ देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। इसने इलेक्ट्रॉन दिया डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, इट कैन बी कंसिडर एज डेल्टा माइनस। और ये बोरन 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने के बावजूद थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया और ये इलेक्ट्रॉन रिच हुआ चूंकि फ्लोरीन पीछे से इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, यही कारण है इसको बैक बॉन्डिंग करते हैं। अब फ्लोरीन का साइज छोटा है और इसलिए ये बॉन्ड लेंथ छोटा है। बॉन्ड लेंथ छोटा होने के चलते ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की टेंडेंसी सबसे ज्यादा F के पास होगा और सबसे कम Bi3 के पास होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच BF3 सबसे ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ये और सबसे कम ये, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर रिवर्स्ड हो गया। तो बेटे अगर ये बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आप जानते हो तो आपका ये आंसर सही हो पाता, नहीं तो ये आंसर सही नहीं हो पाता। अब सवाल पैदा ये होता है
कि आपका ये ऑर्डर सही है। इसे कहेंगे पी पाई बैक बॉन्डिंग। पी पाई बैक बॉन्डिंग, दिस इज कॉल्ड एज पी पाई बैक बॉन्डिंग, जिसमें दोनों 2p इलेक्ट्रॉन है। बोरन का भी इलेक्ट्रॉन 2p है और फ्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन 2p है। यहाँ पर 2p पाई बैक बॉन्डिंग हो रहा है। तो बेटे अब दूसरा केस हम देखेंगे बैक बॉन्डिंग का, और वो केस है इनऑर्गेनिक बेंजीन का। तो अब आते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन में किस तरह से बैक बॉन्डिंग होगा उसके डिस्कशन पर। जी हाँ, इनऑर्गेनिक बेंजीन बेंजीन की तरह एरोमेटिक होगा। इनऑर्गेनिक बेंजीन की तरह एरोमेटिक होगा, और ये एक्सप्लेन हो सकता है बैक बॉन्डिंग के हेल्प से, नहीं तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर एक्सप्लेन्ड नहीं हो पाता विदाउट knowing the fact that inorganic benzene can form back bonding। आप देखो इनऑर्गेनिक बेंजीन जिसे आप बोराजीन या इसे आप बोराजोल भी कहते हो। ये B3N3SX है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। बोरन नाइट्रोजन बोरन, फिर यहाँ बोरन अल्टरनेट पोजीशन पर, और ये एकक बॉन्ड पहले बना लिया, और इसके बाद हाइड्रोजन से एकक बॉन्डिंग इसका हो गया। हाइड्रोजन के साथ एकक बॉन्ड ये बना लिया। अब बेटे ध्यान देना कि आगे क्या होगा। हर बोरन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल, और हर नाइट्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वैकेंट p ऑर्बिटल, ये पेयर्ड p ऑर्बिटल। ये देखो यहां भी इस तरह की बात, ये वैकेंट और ये पेयर्ड, ये वैकेंट और ये पेयर्ड। आप ध्यान देना, ये पेयर्ड। अब कैसे होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किया, और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किया, और इस तरह से डबल बॉन्ड बना बीच में अल्टरनेट पोजीशन पर। ध्यान से देखना, एक डबल बॉन्ड यहां, दूसरा डबल बॉन्ड यहां, और तीसरा डबल बॉन्ड यहां, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आप लिख सकते हो B N B N, यहाँ B यहाँ N। जी हाँ, सबके साथ एकक हाइड्रोजन रहेगा, सबके साथ एकक हाइड्रोजन भी रहेगा। हर केस में एकक हाइड्रोजन आपने दे दिया। और अब देखो डबल बॉन्ड का पोजीशन मैं बदल देता हूं। देख लो, अब डबल बॉन्ड का पोजीशन बदल चुका है। ये इनऑर्गेनिक बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है।
बोरन पर निगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। चूंकि बोरन पर इलेक्ट्रॉन आया, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया और इस तरह से हर बोरन पर निगेटिव, हर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा। जी हाँ, और इस तरह से ये इनऑर्गेनिक बेंजीन बन चुका है, इनऑर्गेनिक बेंजीन बन चुका है। और ये रेजोनेंस हाइब्रिड बोरन ट्राइफ्लो इनऑर्गेनिक बेंजीन में ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा बच्चे। रेजोनेंस हाइब्रिड जस्ट लाइक बेंजीन, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। इसलिए ये एरोमेटिक नेचर रखेगा बेंजीन की तरह, एरोमेटिक नेचर रखेगा बेंजीन की तरह। आप देख लो। और इस तरह से एक्सप्लेन हुआ कि वाई इनऑर्गेनिक बेंजीन एक्ट्स एज बेंजीन और एरोमेटिक लाइक बेंजीन। देखो, बैक साइड से इलेक्ट्रॉन बोरन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे बैक बॉन्डिंग। ये भी पी पाई बैक बॉन्डिंग का ही एग्जाम्पल है। बैक बॉन्डिंग का एग्जाम्पल यह भी है, पी पाई बैक बॉन्डिंग। अब ध्यान देना, बोरन 1s2 2s2 2p1, नाइट्रोजन 1s2 2s2 and 2p3, 2p पाई बैक बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक बेंजीन में भी होगा। अब मैं एक केस लेता हूं कार्बोकैटायन की, एक केस लेता हूं कार्बोकैटायन की, जहां पर बैक बॉन्डिंग होगा और जिसके चलते कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जरा सा हम वो केस भी देखेंगे और बैक बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंस उस केस में भी सीखेंगे। ध्यान देना बेटे। अगला केस हमारा कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी में बैक बॉन्डिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, जरा ये देखें। तो आप एक ऐसा कार्बोकैटायन ले लो जिसमें इस पर पॉजिटिव चार्ज हो और यहां से OH हो। जी हाँ, अब इसके p ऑर्बिटल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इस तरह से ये शिफ्टिंग होगा और शिफ्टिंग के थ्रू CH2 डबल बॉन्ड OH प्लस आयन बनाएगा। और ड्यू टू सच टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग विच इज ऑल्सो p pi back bonding, the carbocation p pi back bonding, the carbocation becomes stable। अब बेटे एक केस हम देखें जहां p pi d pi बैक बॉन्डिंग की बात होगी, तो जरा वो केस भी देख लें। मान लो एक कंपाउंड CHF3 है और दूसरा कंपाउंड CHCl3 है। अब आपसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा एसिडिक है, तो एसिडिक नेचर किस बात पर डिपेंड करता है? एसिडिक नेचर इस बात पर डिपेंड करता है कि H+ लूज करने के बाद जो कार्बन आयन बना वो कितना ज्यादा स्टेबल है। कार्बन आयन कितना ज्यादा स्टेबल है, इस बात पर डिपेंड करेगा क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के इस एनायन को ज्यादा स्टेबल बनाएगा।
in comparison to chlorine, and therefore CHF3 should be more acidic than CaCl3, but it is wrong. फैक्ट क्या है? तो फैक्ट ये है कि CHF3 is less acidic than CaCl3, मतलब CaCl3 ज्यादा एसिडिक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट यहां पर काम नहीं किया। अब बैक बॉन्डिंग का केस यहां पर काम करेगा। तो ध्यान देना, ये जो F है और यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच तो रहा है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट नहीं कर सकता, क्योंकि p ऑर्बिटल जो है वो फील्ड है, वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं रखता। लेकिन CCl3 में 17 एटॉमिक नंबर होने के चलते इसमें 3d ऑर्बिटल मौजूद है जो कि वैकेंट है, और वो वैकेंट d ऑर्बिटल में इसका पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके p पाई d पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में डीलोकलाइज हो जाएगा, और ऐसे 3 Cl एटम होने के चलते इसका डीलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इस रीजन से ये एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए CaCl3 ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी तरह का बैक बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग काम करेगा, और इसमें p पाई मतलब कार्बन का 2p पाई है और क्लोरीन का 3d पाई है। तो p पाई d पाई बॉन्ड में 2p ऑर्बिटल कार्बन का इन्वॉल्व है और d ऑर्बिटल 3d इन्वॉल्व है क्लोरीन का, और इस तरह से एक्सप्लेन हुआ why chloroform is more acidic than fluoroform। तो आज इस डिस्कशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।